और लगातार हम बात कर रहे हैं वजीर आजम का। अब से कुछ ही देर में वाराणसी में उनका रोड शो शुरू होने वाला है। हालांकि 3 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन प्रोग्राम में कुछ तब्दीली हुई है और इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो पूरा रूट तय किया गया है, बीच से शुरुआत इसकी होगी और दशाश्वमेध घाट पर आकर ये खत्म होगा और वहां पर फिर वो गंगा आरती में शामिल होंगे, गंगा आरती करेंगे। और इस पर बात करने के लिए कि आखिर वहां पर कितना काम हुआ है इन 5 सालों में और जिन वादों के साथ वजीर आजम गए थे 2014 में जब वो वजीर आजम नहीं थे, क्या उन्होंने वजीर आजम बनकर इन 5 सालों में वहां की तस्वीर बदली है। और तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र दुबे जी, मुझे बताइए, महागठबंधन अपने आप को वाराणसी में कहां पाता है? देखिए, महागठबंधन वाराणसी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ चला और ये पता भी है बीजेपी को कि किस तरीके से महागठबंधन बीजेपी का सफाया करने जा रहा है। और ये आज लिख लें, 23 तारीख को जब बात होगी तो इस बात को लिख लें कि महागठबंधन किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनको यहाँ से क्योंकि सारे वादे झूठे रहे। आप बनारस की अगर बात करें, जहाँ से प्रधानमंत्री थे, लोगों को बड़ा आशाएं थी कि प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा चेहरा है वो अगर नेतृत्व करेंगे तो यहाँ की दिशा और दशा बदलेगी। लेकिन आप देखें कि जो गांव गोद लिए थे वो विकास ही अविकसित रह गया। पता नहीं इन्होंने क्या किया कि वो बहुत होड़ लगी थी उस टाइम, एक नया वो मंतव्य स्थापित किया, गांव गोद लो। सारे सांसदों ने होड़ लग गई कि हम भी ले रहे हैं। लेकिन उन गांव की कोई सुध लेने वाला नहीं। आज कोई बता नहीं सकता है कि वहां क्या काम हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। और गंगा की दुर्दशा की अगर बात करें तो गंगा वहीं के वहीं, आप देखो कुंभ मेले के बाद रिपोर्ट भी आई थी, कुंभ जैसे ही खत्म हुआ है इन्होंने कुछ एरिया साफ किया कुंभ के लिए। इसके बाद जितने गंदे नाले थे कानपुर के और अलग शहरों, लेकिन राघवेंद्र जी, ये कहा जाता है कि शुरू के 3 सालों में काम नहीं हुआ। जब तक उमा भारती के पास ही मिनिस्ट्री थी, एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई और यही वजह भी देखिए शायद उनको हटाया गया। लेकिन 2 साल में, लास्ट 2 सालों में अच्छा खासा काम वहां हुआ है गंगा को लेकर। और खासतौर पर कुंभ से पहले तो वहां पर काफी निजाम वहां पर किए गए हैं, घाटों को बहुत साफ किया गया है, गंगा की सफाई की गई। ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी तस्वीर बदल दी है। लेकिन आप देखें, आप गंगा साफ होगी कैसे जब कोई इंतजाम नहीं हुआ कि वो नाले, गंदे नाले और फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी है अगर वो गंगा में जाएगा तो वो उसका प्रदूषित तो होगी गंगा। जब उसका इंतजाम नहीं है, जब सीवरेज कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं उसके लिए लगे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गंगा सफाई होगी? कुछ दिन के लिए वो रोक दिया गया, दोबारा फिर रिपोर्ट आ गई, कानपुर से सारे फिर खोल दिए गए और वो उसी गंगा में सारा उसका गंदगी वो सारी जा रही। और दूसरी बात, क्योटो बनाने की बात हो रही थी, क्योटो बना क्या? क्योटो बना? लोग पूछेंगे। रोजगार पे अगर बात है, एनएसएसओ अगर कह रहा है तो 45 साल की अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस सरकार में, और अगर ये कहा जाए कि नहीं देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे तरक्की कर रहा है, किस मोर्चे पे बढ़ रहा है? किसान हमारा आगे नहीं जा रहा है। किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात हुई थी, एमएसपी बढ़ाने की बात हुई, एमएसपी कम और कर दी। दोगुनी तो बात छोड़ो, 3 साल से ऊपर गुजर गए हैं, कोई बता सकता है कि कितनी आमदनी उनकी बढ़ गई किसानों की? किसान लगातार संतोष जी, मुझे बताइए कि क्या ये आपको मोटा फर्क नजर आता है जब हम वाराणसी की बात करते हैं और जब शहर और गांव में जब उसको हम बांटते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट जो है इन दोनों जगहों पर अलग अलग तरीके से नजर आता है? ये भी कहा जाता है कि वाराणसी में कुछ सड़कें, कुछ जगह हैं उनका तो वहां पर तस्वीर उनकी बदली गई है। कई ऐसी रोड्स हैं जिनको पूरी तरीके से बदल दिया गया है, लेकिन वो ऊपरी सतह पर नजर आता है। अगर आप अंदर जाएं, गलियों में जाएं, जगहों पर देखें, गाँव में जाएं, तो उससे बिल्कुल बरक्स तस्वीर जो है नजर आती है। देखिए विशा जी, वाराणसी एक अलग मिजाज का शहर कहा जाता है। देखिए, गांव और शहरों के बीच में विकास की जो खाई है वो शायद पूरे देश में हर जगह मौजूद है। यहाँ 2 चीजें देखनी होगी। देखिए, प्रधानमंत्री वहां खुद बहुत ज्यादा कम गए हों, लेकिन एक बात है कि प्रधानमंत्री ने बाकायदा वहां पर एक संसदीय कार्यालय स्थापित कर रखा था। उस संसदीय कार्यालय की जो जिम्मेदारी जो लोग संभाल रहे थे वो लगातार दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के टच में रहते थे और हर सप्ताह कोई ना कोई एक केंद्रीय मंत्री वाराणसी जरूर जाता था कुछ तमाम तरह की योजनाओं को लेकर। निश्चित तौर पर कुछ चीजें रह गई होंगी, लेकिन विकास हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी और सबसे अहम बात, लोकतंत्र का मतलब है कि जनता किसके साथ है। यहां पर जब हम वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का पूरा विश्लेषण करते हैं कि शुरुआत से लेकर कौन कौन जीता, कैसे जीता, इस बार देखिए कि जो मेजर मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है, गलती कहां से हुई। पहले आप काशी विश्वनाथ के दरबार में जाती प्रियंका गांधी, एक मैसेज जाता है कि लड़ सकती हैं। रायबरेली में अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि वाराणसी से लड़ जाऊं तो कैसा रहेगा, उस खबर को और ज्यादा बल मिलता है।
तमाम तरह की अटकलें लगती है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके सेनापति है वो उस सीट को अमेठी के साथ साथ वो केरल के वायनाड भी चले जाते हैं। एक मैसेज कहीं ना कहीं आप अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं कि वहां कुछ दिक्कतें हैं। फिर अंत में जाकर आप खड़ा किसको करते हैं? अजय राय को पिछले चुनाव में उनको कितना मिला था? तीसरे नंबर पे 75,000 के आसपास मिला था। उसके विपरीत आप देखिए 2017 में वाराणसी से मेयर के चुनाव में लड़ी थी शालिनी यादव जो कांग्रेस के नेता थे, अभी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। 1,14,000 वोट मिले थे। उनके ससुर वहां से वाराणसी से ही चुनाव जीतकर सांसद बने थे वहां से, श्यामलाल यादव। आप अंतिम समय तक ये फैसला नहीं करते कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ाना किसको है। आप अंतिम समय तक ये फैसला नहीं करते कि क्या हम महागठबंधन से बात करें, कोई एक संयुक्त उम्मीदवार दे, और फिर उम्मीदवार देते हैं तो वो जो पिछली बार बहुत बुरी तरह से चुनाव हार चुका है, जमानत जब्त करा चुका है, और आपके अपने पार्टी के अंदर जो एक मजबूत उम्मीदवार है आप उसको मौका देते हैं कि वो दूसरी पार्टी में चला जाए, गठबंधन की तरफ चला जाए। और ये गलती सिर्फ कांग्रेस की नहीं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वॉकओवर दिया है। और निश्चित तौर पर जैसे बीजेपी के लोग कह रहे थे, जिस तरह से कह रहे थे कि ज्यादा वोट और इतिहास बनेगा, 5,81,000 पिछली बार था, अरविंद केजरीवाल ने टक्कर दी थी, इस बार अरविंद केजरीवाल है नहीं। सपा बसपा वाराणसी से कभी नहीं जीती है, पिछली बार भी उनका जो टोटल जो वोट था वो 60,000 और 45,000 मिला था। तो ऐसे हालत में क्या होगा उस वाराणसी संसदीय लोकसभा क्षेत्र में, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आखिर कांग्रेस ऐसी लड़ाई क्यों लड़ती है जिसमें वो संजीदा भी नजर नहीं आती है? कम से कम ऐसी लड़ाई तो दीजिए। आप एक मेन ओपोनेंट पार्टी है, ना सिर्फ वाराणसी बल्कि आप नेशनल, अगर बीजेपी के बाद कोई और दूसरी नेशनल पार्टी की बात करते हैं तो वो कांग्रेस है। और आप एक ऐसी जगह पर जहां पर वजीर आजम यानी कि जो अभी जिन्होंने 5 साल काम किया, और एक आपको एक मैसेज देना चाहिए था। पिछली बार की बात करें, 2014 की बात करें, जब मोदी लहर थी तब 50% से ज्यादा वोट मिले थे वजीर आजम को, 52% वोट मिले थे। अब आप ये बताइए कि 5 साल के काम के बाद लोग उनको देखेंगे भी कि क्या काम किए नहीं किए। क्या आपको नहीं लगता कि आपने उन 50% जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी की है, एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा करके जो अगर ऑप्शन के तौर पर भी किसी को देखना चाहें तो ऑप्शन भी ना समझे? देखिए, नाइंसाफी तो उन लोगों के साथ हुई है, उन 50% लोगों के साथ हुई है जिन लोगों ने मत दिया था, अपना वोट दिया था प्रधानमंत्री जी को, और वाराणसी से सांसद बना के देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया था। लेकिन जो अच्छे दिन का सपना दिखाया था 2014 में, वो तो बुरे दिन में तब्दील कर दिए। वो तो इसी सरकार ने। मुझे लगता है मनीष जी, आप भाजपा के एक प्रवक्ता के रूप में मत बोलिए, मुझे बात करनी ठीक है। आप सुन लीजिए, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, थोड़ा सा न्यूट्रल होकर बोलिए। आपको तकलीफ क्यों हो जाती है जब लोग कहते हैं बुरे दिन दिखे? तो बुरे दिन आए हैं, क्यों आए हैं मैं उसका रीजन देखिए। हम मुद्दों के आधार पर चुनाव हम चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों के आधार पर, हम जुमलों के आधार पर नहीं लड़ रहे। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अंशराज अहीर जी ने सुन लीजिए, ये बीच मेरे को लगता है आप पहले इनसे पूछ लीजिए, उसके बाद महेश जी मेरा सवाल डाइवर्ट हो जाएगा। उनको गलत जानकारी दे रहे हो ना मिश्रा जी, आप तय कर लीजिए प्रश्न किससे पूछा है, जवाब किसने दिया। महेश जी, गलत चीज परोसने के लिए नहीं, प्रश्न किससे पूछा गया है, उत्तर कौन दे रहा है, ये आप तय कर लीजिए। लेट मी आस्क क्वेश्चन महेश जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। आप मेरे सवाल का दर्शकों के लिए ठीक नहीं है। अनुज जी, मैं आपको पूरा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ बोलना तो आपके, ये तो आपकी शैली है। ये तो इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मशहूर हैं, जो वायदा करके मुकर जाते हैं। झूठ बोलने का तो भारतीय झूठा पार्टी है, तो आप हैं। अरे अनुज, तो लाइसेंस आप लोगों के पास है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। अनुज जी, वक्त जाया ना किया जाए। मैं बोलता हूँ, देखिए आज हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो देश की जनता से वायदे किए गए थे। बात की गई थी रोजगार देने की, लेकिन रोजगार देने के बजाय आपने रोजगार छीन लिया। एक ही नहीं हो सकता, एक जवाब नहीं हो सकता, लेकिन जवाब है, ये मुद्दे हैं, देश की जनता पूछ रही है, आज कारोबार पूछ रहे हैं, वाराणसी का दुकानदार पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नोटबंदी और जीएसटी से। मुझे बताइए कि आप एक नोटबंदी और जीएसटी से क्यों लड़ रहे हैं वाराणसी में? आप एक हारी हुई लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ रहे। देखिए, हम जीती हुई लड़ाई, क्योंकि वाराणसी की जनता इस समय कांग्रेस को दोबारा चुनना चाहती है, और वो वहां पर इस समय कांग्रेस को देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने में कांग्रेस सक्षम है, और वो जानती है कि विकास की राह पर, देखिए इनको मिर्चें लग जाती है जब इनसे हम विकास का प्रश्न पूछते हैं। आज इनसे पोलराइजेशन की बात करें तो उसमें खुश हो जाएंगे। ये देश में सांप्रदायिकता की बात करके खुश है, लेकिन विकास की बात पर इनको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि विकास तो इनके राज में पगला गया है, विकास तो इन्होंने पागल कर दिया। लेकिन अगर इनसे कहीं ना कहीं आप इनसे सांप्रदायिकता की बात करें, देश में बिखराव की बात करें, विष घोलने की बात करें, तो उसमें ये खुश है। अगर इसी प्रकार से ये बीच में टोकेंगे तो मैं आपको बुशरा जी, मैं आपके चैनल पर ठोक के बोल रहा हूं कि इनको भी अब मैं नहीं जवाब देने दूंगा, इनको जवाब नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आज हम पूछ रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है कि आपने क्यों महंगाई बढ़ाई, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों आपने 5 साल बढ़ा के रखे, आपने युवाओं के रोजगार क्यों
छीन है। आज एनएसएसओ की रिपोर्ट होती है, बोलती है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि देश में रोजगार नहीं है, लेबर खाली बैठी है। जिसके अध्यक्ष को ये मालूम नहीं है कि इस देश में बैकलॉग कितना है। सवाल क्या पूछा जाता है और जवाब क्या मिलता है। राघवेंद्र जी, हिम्मत नहीं है ना इन लोगों का, ये जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। डिबेट में बैठ करके ये चर्चा को डिरेल करना चाहते हैं, तो इसमें ये इनका दोष है, क्योंकि इनका दोष है। देखिए, अगर सब बोलेंगे तो किसी के समझ में कुछ नहीं आने वाला है। समझ में तो किसी को आने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी जहाँ पोल खुलेगी वहाँ बीच में बोलेंगे। परसेप्शन ये बनाया गया कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ सकती हैं। लगातार जब भी उनसे पूछा गया, अभी कुछ दिनों की बात है जब उनसे पूछा गया कि क्या आप वहां से लड़ सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर राहुल जी कहेंगे तो मैं जरूर लड़ूंगी, मुझे खुशी होगी नरेंद्र मोदी को वहां से फाइट देने में। आपको नहीं लगता कि एक तरह से एक रॉन्ग नैरेटिव जो है वो लोगों के जहन में पैदा किया गया, और एंड मोमेंट पे जब लोगों को लग रहा था कि शायद आखिर तक शायद इसलिए रोका जा रहा है कि आखिर में एक सरप्राइज की तरह कुछ कहा जाएगा, अचानक से अजय राय का नाम जो है वो सामने आता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये धोखा है वाराणसी के लोगों के साथ? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि वो किसको खड़ा करता है और किसको नहीं करता। लेकिन हाँ, यह है कि अगर कोई परसेप्शन बनता है तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई अगर प्रियंका गांधी आती तो निश्चित रूप से बीजेपी को भी दिक्कत होता। नहीं, क्या ये अच्छा नहीं होता कि वहां पर जहां आप पूरे मुल्क में कह रहे हैं कि महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, तमाम अपोजिशन के साथ की बात कर रहे हैं, कम से कम आप ये मैसेज वाराणसी से देते आप और कांग्रेस मिलकर? देखिए, हमने तो पहले आपने देखा होगा कांग्रेस से पहले गठबंधन के लिए निश्चित रूप से हमने प्रयास किया भी था, लेकिन जब आखिरी में बातें नहीं बनी तो आगे हमने कहा गठबंधन 3 लोगों का चला और तीनों का गठबंधन इतना मजबूत है, ये पता है बीजेपी को भी पता, अन्य पार्टियों को भी पता है कि गठबंधन सच्चा में इनको हराने में, और पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लेना कि उत्तर प्रदेश में इनका सफाया करने में उत्तर प्रदेश की बात अलग है, लेकिन जहां तक बनारस की बात रही है, अभी हमारे पास पहले तो कभी सीट ये रही नहीं है, लेकिन हाँ कांग्रेस लगातार इस पे इनके एमपी रहे हैं और कांग्रेस का इस पे वर्चस्व भी रहा है। नहीं, अगर आपको कांग्रेस से ही उम्मीदवार लेके उतारना था तो कोई बड़ा नाम आता तो निश्चित रूप से बीजेपी भी वहाँ उलझ जाती और पूरी पार्टी उलझ जाती, जिसका फायदा कांग्रेस को भी आगे मिल सकता था। कांग्रेस की तरफ से किसी पार्टी अच्छे कैंडिडेट से लड़ने से मना ही कर दिया होगा कि मुझे इस सीट से नहीं लड़ना, और उस ज्ञानी लोगों ने इनकी प्रियंका जी को समझाया होगा आप हिम्मत भी मत करो, क्योंकि ये आपके करियर पर एक बहुत सारी कई बार हो जाता है। समस्या क्या होती है कि आपको आगे अगले से एक बार सामने बीजेपी का पर्चा दाखिल करने नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगले 2-3-4 इलेक्शन के बाद हो सकता है प्रियंका गांधी जी को, ये तो तय है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही है, तो क्यों एक हार का चिन्ह अपने सिर पे लगाएं। इसलिए, और कोई नहीं मिला तो अजय राय को कहा भाई तुम ही लड़ो, उन्होंने भी ना कोई पूछा ना बताया और चुनाव लड़ लिया। उन्होंने कहा भाई खड़ा ही होना है, वोट ही मांगने, इससे ज्यादा क्या करना है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस इस सीट पर सीरियस न थी और न है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कद इतना बड़ा है, उनके द्वारा विकास कार्य कितने किए गए हैं ये तो वहां की जनता ज्यादा अच्छा जानती है। पर इतना मैं समझता हूं किसी शहर का अगर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना हो, देखिए एक फ्लैट का जब डेवलपमेंट करना होता है, रिनोवेशन करना होता है, अगर वो खाली होता है तो 1/3 समय में डेवलपमेंट हो सकता है, बजाय अगर उसमें लोग रह रहे हो और धीरे धीरे डेवलपमेंट हो। शहर का डेवलपमेंट खाली करके नहीं हो सकता, उसमें लोग रहते रहेंगे और धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से स्ट्रक्चरल चेंज बनारस में लाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अगले 5-10-15 सालों में काशी निश्चित रूप से चमक उठेगी और हमारे देश की शान 10-15 साल और देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, ओके, तो अभी 5 साल और यानी 15 साल और यानी कि 20 साल हमने अंधविश्वासी तो सुने थे, अंधविश्वासी सुने थे, लेकिन 5 सालों में अंधभक्ति बहुत पैदा हो गए। ठीक है, महेश जी को जो अंधभक्त पैदा हो गए उनको निश्चित तौर पे जो है जो जनता से आपने आज देने का वायदा किया था, आप कह रहे 15 साल 20 बार। आज देश में जो हालात बिगड़े हैं, जो 1 मैन आर्मी और 2 मैन शो का जो माहौल चल रहा है, वो देश की जनता स्वीकार कर रही है। मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, देश में देश अच्छा दिन दिखाने का वायदा किया था, आज ने बुरे दिनों में जो तब्दील कर दिया, देश की जनता को वापस स्वीकार नहीं हुआ। अति तो हो गई, अब आपका हो गया, अब आप लोगों का हो गया। 23 मई और भाजपा गई। आई एम गिविंग यू टाइम, आप अपनी बात रखिए। मैं आपको एक चीज जो राघवेंद्र जी अभी बोले हैं, तो मुझे जो है ना, जो महागठबंधन या गठबंधन या ठगबंधन के जो उम्मीदवार हैं वहाँ शालिनी जी,
देखिए भाषा इनकी देखिए, ये वही भगवा वस्त्र वाले हैं ना, इनकी संस्कार शाला में सिखाया ही जाता है। भाई सबसे बड़ी बात क्या है, जहाँ 42 दलों का गठबंधन है भाई जम्मू कश्मीर की मौसी से गठबंधन कर लेते हैं। नहीं वर्मा जी, अब शालिनी जी के लिए धर्म संकट ये है कि वो जिस प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं है, संरक्षक उनके वास्तव में ये ठग लोग हैं, जिनके आगे मस्तक होकर खराब है, उनसे भी गठबंधन कर लेते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हो हमारे देश का। नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री जी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप पूरा प्रधानमंत्री बने, जिसको सपा का संरक्षक, सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा का मुखिया, आज जिसने प्रधानमंत्री को ऐसी शुभकामना दी हो, शालिनी जी क्या कहेंगी? अब शालिनी जी वो बेचारी की स्थिति में वो चुनाव लड़ेंगी प्रधानमंत्री के आगे, महेश जी बेचारी से ज्यादा वो नहीं रहेंगे। इस बात को आप क्या कहेंगी? इस बात का क्या जवाब है? राघवेंद्र जी बता दें, फरुखाबाद में नामांकन राघवेंद्र जी बता दें कि मुलायम सिंह जी ने झूठ बोला क्या? जो शुभकामना दी वो गलत दी है क्या? हकीकत है, अगर हम काम नहीं किए होते, हम अगर बदनाम होते, राहुल गांधी को क्यों नहीं, राहुल गांधी को ये शुभकामना क्यों नहीं दी? मायावती जी को क्यों नहीं शुभकामना दी? मुलायम सिंह जी ने मायावती को क्यों नहीं शुभकामना दी? राहुल गांधी को क्यों नहीं दी? नरेंद्र मोदी जी को ही क्यों दी? ये बात आप मुझे बताइए। मैं अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड। शालिनी जी को आपने बेबस कर दिया वहाँ पे, अब जवाब भी ले लो। वो क्या कहेंगी जनता जब पूछेगी कि भाई मुलायम सिंह जी ऐसी बात बोल रहे हैं, आप कौन होंगे उनके ऊपर आरोप करने वाले? चलिए जवाब उनसे लिया गया है, आपके पास में लौट रही हूं, आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड मैं जवाब दे देता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि महागठबंधन, ये अरे भाई मैं जो बात कह रहा हूँ, सुनिए आप बीच में ना बोलिए, आप तो सुन लिए, हमने सुन लिया ना, अब आप सुन लीजिए। भाई जम्मू कश्मीर की मौसी के साथ अगर गठबंधन आपका हो जाता है, जो पाकिस्तान परस्त है, जो आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाती हैं, उनके साथ गठबंधन हो गया तो भाई राष्ट्रवाद है। भाई आप करेंगे तो राष्ट्रवाद है, अगर आप करें तो लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। तो आप लोग तो वो लोग हैं कि राष्ट्रवाद की एक बार बात करते हैं, अगर हेमंत करकरे पे टिप्पणी अगर आपकी इस आदमी कर देती है कि वो हमारे श्राप से मर गई, तो भाई राष्ट्रवाद है। अगर दूसरा कोई कर देता, दिग्विजय जैसा कर देता, तो खड़े कर देते कि राष्ट्रद्रोही है, पाकिस्तान पर हंसते हैं। तो आप लोगों की भाषा इस तरीके की है कि आप एक तरफ तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दूसरे तरफ अपने लोगों को बचाने लगे। प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक शब्द नहीं बोला, दूसरा उसी पर दूसरे को घेरने लग गए कि उन्होंने तभी ये कहा था। अगर एक बार कह देते तो समझ में आ जाता कि आप लोग राष्ट्र हितैषी हैं, और एक शहीद की शहादत पर आपने इस तरीके की भाषा बोलने वाले, और उन पे आतंक का जो दाग लगा हुआ है अभी हटा नहीं है, कोर्ट से हटा नहीं है, उन लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, और उनकी भाषा इस तरीके की अगर हो जाए तो आप किस तरीके से बचाव करते हैं? और जहां तक हमारी बात है, अभी बता दे आपको मालूम नहीं है सतपाल सिंह सत्ती ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगे थे, जिस आरोप में उनकी हड्डी को तोड़ दी गई थी। एक महिला से पूछिए, महिला से पूछिए, सोचना पड़ेगा पूरे शरीर को मार के तोड़ दिया गया हो, प्रज्ञा को लेकर नहीं है। मैं यहाँ पर बात वाराणसी की कर रही हूँ। देखिए देखिए अभी कोई अभी यूएपीए के तहत देखिए नहीं नहीं महेश जी अभी करने वाले को माफ कर देना सबसे पहले साध्वी जी को आप किस तरह की क्या कहाँ डिबेट लेकर जा रहे हैं आप? प्लीज प्लीज महेश जी, राघवेंद्र जी, नहीं ये गलत बात है। देखिए आप कहाँ डिबेट को लेकर जा रहे हैं? बार वाराणसी की हो रही है, डिबेट हो रही है साध्वी प्रज्ञा को लेकर। साध्वी प्रज्ञा को अगर वाकई में डिबेट करनी थी तो फिर मैं उसी हिसाब से फिर आप लोगों से सवाल पूछूं। नहीं, दोनों को मैं रोक रही हूँ, दोनों को ही रोक रही हूँ, एक मिनट, ठीक है, ओके। आशीर्वाद की बात कर रहे थे, नेताजी ने आशीर्वाद दिया ना इनको, तो कई बार कह रहे शंकर जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया। देखिए क्या अरे सुन तो लीजिए, बोल के रहे हो, शंकर जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, उनके अपने ऊपर राघवेंद्र
जी महेश, राघवेंद्र जी एक मिनट, वाराणसी की बात हो रही है, वाराणसी में ये बात हो रही है कि कितना काम किया गया है वजीर आजम की तरफ से, आखिर कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से उस तरह से फाइट क्यों नहीं दी जा रही है ताकि वहां की जो आवाम है उनके साथ एक तरह का इंसाफ हो सके, उनके पास ऑप्शंस इस तरह के हों कि अगर वो चूज करना चाहते हैं तो कम से कम एक मजबूत उनके सामने कोई ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन वो मजबूत ऑप्शन भी उनके सामने कोई खड़ा नहीं किया गया है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि एक केक वॉक जो है, एक वॉक ओवर जो है वो दिया गया है। क्या संतोष जी आप इससे पूरी तरह से आप इस तरह से आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि एक अगर टफ फाइट देखने को मिलती तो मजेदारी की बात तो यही होती है कि आप एक टफ फाइट वहां पर देखने को मिले। मतलब है ये सवाल आप नहीं, जो है इसका मैं इसका जवाब दे दूं कि जो विरोधी दल जो है तमाम, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, देखिए एक बात बिल्कुल सही है कि वाराणसी को लेकर वो गंभीर नहीं, अगर होती तो जो समझौता अमेठी रायबरेली के लिए हो सकता है, जो समझौता आजमगढ़ मैनपुरी के लिए हो सकता है कि उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जाएगा, वो वाराणसी के लिए क्यों नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात दूसरी बात सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि वाराणसी की जनता के पास ऑप्शन क्या है, एक तरफ उनके पास वो उम्मीदवार है जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरी तरफ वो उम्मीदवार है जिसका क्या होगा, जो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वाराणसी की जनता के लिए ऑप्शन दूसरा कोई है नहीं आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश की बात कुछ और है, वाराणसी की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको प्रधानमंत्री चुनना है या उनको वो चुनना है जो पता नहीं क्या बनेगा, जिसकी सरकार बनेगी भी या नहीं बनेगी। तो ऐसे में एक पूरा एज तो है और विरोधी दलों ने वॉकओवर जरूर किया है। यहाँ धराशायी हो गए अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी वही सवाल है आपकी बात, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है महेश जी कि आप एक अमेठी में एक फाइट दे रहे हैं। अनुज जी मेरा सवाल आपसे यही है कि स्मृति ईरानी की, स्मृति मैं आपके पास लौटूंगी, ठीक है अनुज जी से सवाल लेने दीजिए, अनुज जी से सवाल लेने दीजिए। अनुज जी मुझे ये बताइए कि अगर अमेठी की हम बात करते हैं तो 2014 की भी बात करें तब भी स्मृति ईरानी ने एक स्ट्रॉन्ग फाइट दी थी और अभी भी हम बात करें तो पूरी तरीके से वहां पर जैसे लड़ना चाहिए वो लड़ती हुई वहां पर नजर आ रही है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।